बस कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा। पिताजी ने मुझे मना किया था देर शाम घर से निकलने के लिए, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी। डरती डरती नंदिनी अपने घर की तरफ बढ़ रही होती है। हाथ में फल की टोकरी लिए जंगल से फल तोड़कर लौट रही नंदिनी काफी डरी हुई थी। वो कुछ दूर चलती है, तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। मुझे लग रहा है ये मेरे पीछे आ रहा है, मुझे जल्दी से घर पहुंचना होगा। नंदिनी अब अपने कदम और तेजी से बढ़ाती हुई आगे की ओर बढ़ने लगती है। नंदिनी की रफ्तार जितनी तेज हो रही थी, उतनी ही तेज पीछे वाले व्यक्ति की चाल में बदलाव आ रहा था। प्रभु मुझे बचा लो, आज के बाद मैं पिताजी की बात मानूंगी। इतना कहकर नंदिनी और भी तेज चलने लगती है। तभी अचानक से पीछे चल रहा व्यक्ति आगे आता है और नंदिनी को देखकर हंसने लगता है। कौन हो तुम और मेरा रास्ता क्यों रोका है तुमने? हाँ देखो, मुझे जाने दो वरना मैं शोर मचाऊंगी। वो व्यक्ति कुछ भी नहीं कहता, लेकिन उसकी हंसी काफी डरावनी थी। अब वो हंसती हुई अपने हाथ से एक छोटा सा चमकीला पत्थर अपनी और उस लड़की के बीच जमीन पर गिरा देता है, जिसके बाद धरती में जोरदार कंपन होता है, मानो धरती फटने वाली हो। और देखते ही देखते धरती दो हिस्सों में बट जाती है और वो लड़की जिसके हाथ में फलों की टोकरी थी वो छूट जाता है और लड़की उस धरती की फटती ही नीचे तेजी से गिरने लगती है। बचाओ मुझे! नंदिनी के चिल्लाते ही एक तेज रोशनी होती है और नंदिनी कुछ ही पल में सुरक्षित ऊपर की ओर बढ़ती हुई वापस जमीन पर आ जाती है। लेकिन अब भी वह चिल्ला रही होती है, बचाओ 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 मुझे! अरे बस भी करो, तुम सुरक्षित हो, मैंने तुम्हें बचा लिया है, आंखें तो खोलो। मैं बच गई, लेकिन अभी तो मेरे सामने ये धरती फटी और मैं इसके अंदर नीचे की तरफ गिरती जा रही थी। लेकिन अब तो तुम सुरक्षित हो, दाएं बाएं ऊपर नीचे देख सकती हो, तुम बिल्कुल ठीक हो, सुरक्षित हो। सचमुच मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अभी जो हुआ वह कहीं एक बुरा सपना तो नहीं? मुझे तो लगा आज तो मैं गई। अब तुम घर जा सकती हो, अंधेरा काफी हो चुका है, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ ठीक कह रहे हो, तुम मुझे घर चलना चाहिए, पिताजी मेरी राह देखकर बहुत परेशान हो रही होंगी। इतना कहकर नंदिनी अपने घर की तरफ जैसे ही जाने लगती है, उसे याद आता है जिसने उसकी जान बचाई, उस लड़की को शुक्रिया कहना चाहिए। मैं तो तुम्हें शुक्रिया कहना ही भूल गई, मेरी जान बचाने के लिए दिल से शुक्रिया। अब तुम घर जाओ, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम अभी यहाँ से घर जाओ। व्योम की मुस्कुराहट देखकर नंदिनी को ऐसा लग रहा था कि व्योम की जिंदगी में जरूर कोई ऐसी बात है जो उसे खाए जा रही है। उसकी मुस्कुराहट बिल्कुल साधारण नहीं थी। उसकी मुस्कुराहट देख नंदिनी को ऐसा लगता है कि उसके पास मुस्कुराने की वजह ही नहीं है। एक मिनट, तुम मुझे तो घर जाने के लिए कह रहे हो, लेकिन तुम्हारा घर कहाँ है? तुम कहाँ रहते हो? अंधेरा काफी हो चुका है और तुमने मेरी जान बचाई, तो क्या मैं तुम्हारी छोटी सी मदद नहीं कर सकती? आज रात तुम मेरे घर रुक जाओ, मैं तुम्हें अपने पिताजी से मिलवाऊंगी और उन्हें बताऊंगी कि तुमने कैसे मेरी जान बचाई, क्योंकि तुम इस गांव के तो नहीं लगते हो। व्योम नंदिनी के कहने पर उसके घर चला जाता है। नंदिनी अपने पिता को बताती है कि व्योम ने कैसे उसकी जान बचाई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। नंदिनी की जान बचाने के लिए व्योम नंदिनी के घर आ जाता है और देर रात नंदिनी के घर ही रुकता है। अगली सुबह नंदिनी अपने घर के बाहर सूखे पत्ते बटोर रही होती है। अरे बेटा, तुम क्यों करने लगी? मैंने कहा था ना मैं कर दूंगा। कोई बात नहीं पिताजी, मैं कर देती हूँ। धर्मपाल इतना कहकर घर के अंदर चला जाता है और व्योम जो कि अब सोकर उठ गया था, वह घर के बाहर आ जाता है।
और नंदिनी को काम करता हुआ देख रहा होता है। तभी अचानक से एक तेज धारदार चाकू नंदिनी की तरफ आता है, लेकिन व्योम नंदिनी की तरफ बढ़ता है और उसे दूर धक्का दे देता है। दोनों नीचे गिर जाती हैं और वे चाकू पास के पेड़ में जा लगता है। तुम ठीक तो हो ना नंदिनी? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन ये सब क्या है? मेरे साथ क्या हो रहा है? नंदिनी और व्योम उठकर खड़े हो जाते हैं। तभी धर्मपाल बाहर आता है और वे काफी घबरा जाता है। क्या हुआ था यहाँ पर? ये चिल्लाने की आवाज किसकी थी? कुछ नहीं, बस किसी ने नंदिनी पर धारदार चाकू से हमला किया था, लेकिन वो सुरक्षित है। अगर व्योम नहीं होता तो अभी ना जाने मेरे साथ क्या हो जाता। वो उधर देखिए पिताजी, उस पेड़ में जो चाकू है वो मेरे बीच में होता। आखिर कौन और क्यों मेरी बच्ची को मारना चाहता है? कौन मेरी बच्ची की जान का दुश्मन बन पड़ा है? लेकिन मेरी जान का कोई दुश्मन कैसे हो सकता है? हम तो साधारण से लोग हैं, हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। बेटा, अगर आज तुम नहीं होते तो मेरी बेटी की जान कौन बचाता? तुमने एक बार फिर उसकी जान बचाई है। आप चिंता मत कीजिए, अब तक तो इतना साफ है कि नंदिनी की जान को खतरा है। बेटा, तुम कुछ दिन यहाँ रुक जाओ। मेरी बेटी की जान को खतरा है। तुम उसके जीवन में उसके रक्षक बनकर आए हो। नंदिनी के पिता के कहने पर व्योम नंदिनी का रक्षक बनकर उसके घर पर कुछ दिन और रुकने का फैसला करता है। आखिर कौन है जो मुझे मारना चाहता है? बचपन से अब तक मैंने कभी भी पिताजी को किसी से लड़ते झगड़ते नहीं देखा। उन्होंने मेरी परवरिश माँ के बिना की है, लेकिन कभी भी उन्होंने किसी से ऊंची आवाज में बात भी नहीं की। तो फिर कोई मुझे क्यों मारना चाहता है? नंदिनी अब काफी सोच में पड़ जाती है, लेकिन उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसकी जान का दुश्मन कौन है। खाना बनाने के बाद नंदिनी सभी के लिए खाना लगाती है और वो अपने पिता और व्योम को बाहर बुलाने जाती है। खाना लग गया है, आप दोनों आकर खाना खा लीजिए। जल्दी आइएगा, बातें बाद में होती रहेंगी। अच्छा, आता हूँ। धर्मपाल और व्योम जैसे ही घर में आती हैं, वो देखती हैं 3 प्लेट खाना लगा हुआ है और उसमें से एक प्लेट में बिल्ली ने मुंह लगा दिया है। ये बिल्ली पालतू थी, जो नंदिनी की सबसे खास थी। किटी, तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हारा खाना अलग है? तुमने मेरा खाना आज फिर जूठा कर दिया। चलो हटो, मुझे दूसरा खाना खाना पड़ेगा। सबसे पहले किट्टी को खाना दिया करो, वरना ये हर रोज किसी न किसी की थाली जूठा कर देती है। हाँ पिताजी, अब मुझे भी लगता है कि पहले किट्टी का ही खाना निकाल कर रखना पड़ेगा। धर्मपाल और व्योम खाना खाने बैठ जाती हैं। नंदिनी भी अपने लिए दोबारा खाना लेकर आ जाती है, लेकिन तभी वे देखती है कि नंदिनी अपने लिए जो खाना लेकर आई थी उसे किट्टी ने खा लिया था और अब किट्टी उसे खाकर बेहोश हो जाती है। उसके मुंह से झाग निकलने लगती है। पिताजी, पिताजी, देखिए किट्टी को ना जाने क्या हो गया है। लगता है इसने कुछ जहरीला खा लिया है, लेकिन ये तो आज बाहर भी नहीं गई है। मैं अपने लिए जो खाना लेकर आई थी वे किटी ने खा लिया। इसका मतलब मेरे खाने में जहर था। नंदिनी किटी को ऐसी हालत में देखकर रोने लगती है। किटी। तभी व्योम बाहर जाकर पत्तों का मिश्रण लेकर आता है, जिसका रस वह किटी के मुंह में डाल देता है। किटी भी बेसुध बेजान पड़ी हुई थी। अब तक किसी ने खाना तो नहीं खाया ना? ये खाना फेंकवा दो, क्योंकि हो सकता है खाने में किसी ने जहर मिला दिया है। ये जड़ी बूटी जहर के असर को काटता है। लेकिन अभी भी किटी के मुंह से झाग आ रहा है। मुझे तो डर लग रहा है कि मेरी वजह से मेरे परिवार पर खतरा न आ जाए। आप लोग चिंता मत कीजिए, किट्टी ठीक हो जाएगी। व्योम किटी को सहला रहा था। कुछ समय बाद किटी जो बेसुध बेजान पड़ी थी, वे उठ खड़ी होती है और अब वो ठीक लग रही थी। लगता है जहर का असर कट चुका है, अब किट्टी बिल्कुल ठीक है। इस वाक्य से सभी बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं। धर्मपाल काफी चिंतित होता है कि आखिर कौन और क्यों उसकी बेटी को मारना चाहता है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक रोज रात में सभी सोए होते हैं
तभी एक तेज हवा का झोंका व्योम को गहरी नींद से उठाता है और व्योम को खिड़की से एक काली परछाई गुजरती हुई नजर आती है, जिसकी भयंकर लाल आंखें थी। और व्योम उठकर नंदिनी और धर्मपाल को सोता हुआ देख वहाँ से धीरे से बाहर निकल आता है और देखता है सामने वही काली परछाई खड़ी है। समय निकला जा रहा है और तुम्हें यहाँ प्रेम प्रसंग से फुर्सत नहीं। यहाँ मैंने तुम्हें प्रेम करने नहीं बल्कि किसी की जान लेने के लिए भेजा है। लगता है तुम अपना मकसद भूल रहे हो और इसका अंजाम तुम्हारी मौत भी हो सकती है। मलिका साहिबा मुझे माफ कर दीजिए। मैं जल्द ही आपका काम पूरा करके आऊंगा। अगर इस बार और देरी हुई या तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो इसका अंजाम तुम अच्छे से जानते हो और तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, मेरी नजरों से बच नहीं सकते, क्योंकि बाज और चील की निगाहें भी मलिका की निगाहों के आगे फीकी पड़ जाती हैं। आप चिंतित न हो मलिका साहिबा, मैं आज ही रात इसका काम तमाम कर देता हूँ। मैं और समय नहीं लूंगा। नहीं, इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। इतना समय पहले ही तुम ले चुके हो। अगर इस लड़की को थोड़ा भी अंदाजा हुआ कि तुम ही इसकी जान के दुश्मन हो तो ये सतर्क हो जाएगी। तुम इसे साया घाटी लेकर आओ। जो हुकुम मलिका साहिबा। कल समय मिलते ही मैं इसे बहला फुसला कर साया घाटी लेकर आता हूँ। वहीं आप इसका काम तमाम कर देना। इतना कहकर मलिका अंधेरी में कहीं खो जाती है। इधर व्योम अपने मकसद को याद करने लगता है कि किस तरह मलिका ने उसे नंदिनी को लाने भेजा था। पाताल लोक में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। चमगादड़ चारों तरफ मंडराती हुई नजर आ रही थी। वहीं पास एक बड़े से सिंहासन पर मलिका विराजमान थी। पास ही मलिका के गुप्तचर खड़ी होती हैं और मलिका के पास एक गुप्तचर आता है। अंधेर नगरी में राज करने वाली मल्लिका की जय हो। मल्लिका, मैं जिस खबर के साथ आपके पास आया हूँ वो खबर आपको निराश कर सकती है, लेकिन आपको यह सूचना देना मेरा कर्तव्य है। कहो, क्या खबर लाए हो जो मेरी नाराजगी का कारण बनने वाली है? मल्लिका, धरती लोक पर एक नेक कन्या आपकी बुरी शक्तियों पर हावी होती नजर आ रही है और आने वाले समय में जिस तरह आप अपनी बुरी शक्तियों से पूरी दुनिया पर राज करना चाहती हैं, उसी तरह 17 साल की ये लड़की आगे चलकर आपके लिए खतरा बन सकती है। इसकी सच्चाई और अच्छाई आपकी बुरी शक्तियों पर एक कवच की तरह धरती लोक को अंधेरे से बचाकर उजाले की ओर धकेल रही है। पूरी दुनिया में मेरी कारी शक्तियों का राज हो, इसीलिए मैं नेकी और अच्छाई को चुन चुन कर खत्म कर रही हूँ। अब तक इतनी नेक और अच्छी चीजों को दूर किया है, तो इस लड़की को भी हमारे रास्ते से दूर तो करना ही होगा। जी मल्लिका, क्योंकि उसे अभी अपनी शक्तियों का आभास भी नहीं हुआ है, और जिस दिन उस लड़की को अपनी शक्ति का आभास हुआ उस दिन वो अपनी शक्तियों से चारों तरफ सिर्फ अच्छाई फैला देगी। जाओ और व्योम को यहाँ लेकर आओ। उसे कहो अंधेरी नगरी की मलिका उसे याद कर रही है। जो हुकुम मल्लिका। गुप्तचर जाकर मलिका के खास आदमी को बुलाकर लाती हैं, जिसका नाम था व्योम। दरअसल व्योम के माता पिता की मृत्यु के बाद मलिका ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था और व्योम का जीवन का सिर्फ एक ही मकसद रहता था, अंधेरे में अपनी जिंदगी गुजारना, क्योंकि वह मलिका के छत्र छाया में बड़ा हुआ था। उसे हंसने, रोने, दुख सुख किसी से कोई मतलब नहीं था। अंधेर नगरी की मल्लिका साहिबा की जय। कहिए मल्लिका साहिबा, आपने मुझे याद किया? व्योम, तुम्हें मेरे एक आदेश का पालन करना होगा। तुम्हें धरती लोक जाकर एक नेक और अच्छे दिल की लड़की को मेरे रास्ते से हटाना होगा, जिसकी उम्र महज 17 साल है। जाओ, उसे कुचल दो, और कुचल ना सको तो मेरे कदमों में लाकर उसे रख दो। जो हुकुम मल्लिका साहिबा। व्योम, जो कि मलिका के इशारों का गुलाम था, वे मलिका की हर बात मानता था और मलिका के हुक्म पर व्योम अंधेरी नगरी से निकलकर धरती लोक पर पहुंचता है और उसकी मुलाकात होती है नेक और अच्छी दिल की लड़की नंदिनी से, जिसे वह मारने आया था। मलिका के जाने के बाद जैसे ही व्योम अंदर जाता है, वह देखता है कि खिड़की के पास धर्मपाल खड़ा है, जिसे देखकर व्योम हक्का बक्का रह जाता है। लगता है इन्होंने मेरी और मल्लिका साहिब की सारी बातें सुन ली है
अब तो मेरे किए कराए पर पानी फिर गया। अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे बेटा, मैं यहाँ कैसे आ गया? उफ, मुझे नींद में चलने की इतनी बुरी आदत है कि मैं कहीं से कहीं पहुंच जाता हूँ। अभी तो मुझे आवाज नहीं लगाते तो मैं यहाँ से चलकर पता नहीं कहाँ को चला जाता। अच्छा हुआ तुमने मुझे आवाज लगा दी। इसका मतलब धर्मपाल अंकल ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। लेकिन मुझे इस परिवार को धोखा देते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस थोड़ा घूम रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ी ठंडी हवा में घूम लूं। रात को उन झाड़ियों की तरफ मत जाया करो। कई बार मैंने उन झाड़ियों में जहरीले सांप देखे हैं। व्योम अब जैसे ही सोने जाता है तो वे नंदिनी को सोती हुई देखता है। नंदिनी सोती हुई बहुत प्यारी लग रही थी। उसे देखकर व्योम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं मलिका साहिबा के एहसान तले कितना दब चुका हूँ, इतना कि मैं एक नेक दिल अच्छी लड़की को मुसीबत में डालने आया हूँ। मैं चाह कर भी नंदिनी को मलिका साहिबा से नहीं बचा सकता। व्योम नंदिनी को प्यार से देखता रहता है और उसकी आंसू जब जमीन पर गिरती है तो उसकी नजर उनके खुद के आंसुओं पर जाती है, जिसे वह पूछते हुए हैरान था। कहीं न कहीं मैं नंदिनी से प्यार करने लगा हूँ और नंदिनी के साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। यही तो जीवन है जहाँ अपने अपनों के साथ हों। अगर मैंने नंदिनी की जान बचाने की कोशिश भी की तो मलिका जो इतनी शक्तिशाली है कि वो एक पल में धरती लोक की इंसानों को तबाह कर दे, वो नंदिनी को नहीं छोड़ेगी। व्योम काफी उदास था। उसकी आंखों में आंसू थे। वह जिसे अपने साथ ले जाने आया था, जिसे मारने आया था, उस पर अपना दिल हार बैठा था। क्या मैं रो रहा हूँ? वाकई मैं रो रहा हूँ। आज पहली बार मैंने किसी को खोने का डर महसूस किया है। ये डर, ये आंसू, ये प्यार, ये मोहब्बत तो तब भी मेरे जेहन में नहीं आई थी जब मेरे माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे और मलिका ने मुझे संभाला था। अब अगली सुबह। क्या बात है नंदिनी बेटा? अरे क्या बनाया जा रहा है? खुशबू तो काफी अच्छी आ रही है। पिताजी, खीर बना रही हूँ। मैंने सोचा आज कुछ मीठा बना लूं। बिल्कुल सही सोचा। मेरा भी मन कई दिनों से मीठा खाने को हो रहा था। नंदिनी स्पेशल व्योम के लिए ये खीर तैयार कर रही थी। अब नंदिनी जब खीर बनाकर अपने पिता और व्योम को देती है तो धर्मपाल नंदिनी के हाथों की खीर की तारीफ तो करता ही है, लेकिन व्योम इस खीर को खाकर नंदिनी से कहता है, वाह, तुम्हारे हाथों में क्या जादू है। इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया। वाकई खीर बहुत अच्छी बनाई है तुमने। हाँ हाँ, खास आपके लिए ही तो बनाया है। मेरा मतलब है पिताजी को मीठा कुछ ज्यादा ही पसंद है। व्योम खाती हुई नंदिनी की तरफ देख रहा था। नंदिनी भी चोरी छुपे व्योम से नजरें मिला रही थी। कुछ देर बाद जब धर्मपाल किसी काम से घर से बाहर जाता है तो नंदिनी व्योम से कहती है, पिताजी किसी काम से बाहर गए हैं। अगर तुम चाहो तो हम बाहर कहीं घूमने चलते हैं। कुछ देर बाद घर आ जाएंगी। यही तो मैं तुमसे कहने वाला था, कहीं बाहर चलते हैं। किस सोच में पड़ गई? लगता है तुम्हें मेरे साथ समय बिताना पसंद नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलो, मैं तुम्हारे साथ बाहर चलता हूँ। नंदिनी और व्योम अब घूमने निकलती हैं। कुछ देर चलने के बाद नंदिनी बड़े ही प्यार से व्योम से कहती है, व्योम, तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। और अगर ये बात मैंने तुमसे आज नहीं कही तो लगता है मैं जीवन भर बस उस समय का इंतजार करती रहूंगी कि कब मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। नंदिनी की बात सुनकर व्योम को मानो झटका लग जाता है, क्योंकि व्योम को नंदिनी को आज मलिका के हवाले करना था और मलिका जो नंदिनी के साथ करने वाली थी उससे व्योम अनजान नहीं था। क्या सचमुच तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो? हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और जल्द ही मैं अपने पिताजी से हमारी विवाह की बात भी करने वाली हूँ। मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है, लेकिन पहले तुम मेरे साथ चलो। क्या हम अपने किसी पसंदीदा जगह पर जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, तो तुम मेरी पसंद की जगह चल सकती हो।
नंदिनी अब व्योम के साथ साया घाटी पहुंच जाती है, जहां चारों तरफ अंधेरा था। चमगादड़ जगह जगह झुंड बनाए बैठी थी। कई चमगादड़ मंडराती हुई नजर आ रही थी। पास ही सिंहासन पर मलिका बैठी थी, जो व्योम को नंदिनी के साथ देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। ये कैसी जगह है? मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। व्योम, यहाँ से चलो। मुझे ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, बल्कि ये कितनी डरावनी जगह है। व्योम, तुमने कर दिखाया। तुम अपनी जुबान के पक्के हो और तुम्हारा स्वागत है मलिका की अंधेरी नगरी में। ये वही घाटी है जहाँ मैंने व्योम को तुम्हें लाने के लिए कहा है। ये सब क्या हो रहा है? तुम क्या बोल रही हो? और ये कौन है? कौन मलिका? नंदिनी, मुझे माफ करना। मैं अपनी मलिका साहिबा का गुलाम हूँ और उनके हुक्म से ही मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, साया घाटी। अरे लड़की, कहीं तुम व्योम को अपना सचमुच का रक्षक तो नहीं समझ बैठी? असल में व्योम को तो जैसा मैं कहूँ वह वैसा ही करता है। देखो ना, अब मैंने ऐसा माया जाल बिछाया कि तुम्हें लगा कि तुम्हें कोई मारना चाहता है। असल में वह सब व्योम का ही रचा एक जाल था, जिसमें बचाने वाला भी व्योम और मारने वाला भी व्योम ही था। लेकिन तुम कौन हो और तुम लोग मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? व्योम, तुमने मेरी विश्वास को तोड़ा है। तुम पर खुद से ज्यादा विश्वास करती थी। मैंने तुम्हें अपने दिल की बात भी कही और तुमने मुझे धोखा दिया। तो प्यार हो ही गया आखिर तुम दोनों के बीच। आंखों में आंसू, दिल में प्यार, होठों पर चुप्पी, यही तो है प्यार। खैर, अब जो होना था वो तो हो गया। मुझे तो ये लड़की चाहिए थी। गुप्तचर, इसे ले जाकर बंदी बना लो। अमावस्या की रात इसकी बलि दी जाएगी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। व्योम, तुमने मेरा दिल और भरोसा दोनों तोड़ा है। तुम्हें अगर मुझे मारना ही था तो मार दिया होता। इस तरह से तुमने मुझे धोखा दिया कि मैं कभी किसी पर विश्वास नहीं कर सकती। मुझे माफ करना नंदिनी, मैं मजबूर हूँ। नंदिनी को बंदी बना लिया जाता है। इधर व्योम अपने प्यार और नंदिनी के लिए काफी दुखी था। अब व्योम बसंती दादी के पास जाता है, जो कि एक पुरानी टूटी गुफा में रहती थी। बसंती दादी, आपका व्योम आया है, आपसे मदद लेने। आप कहाँ हो? आओ आओ व्योम बेटा, मैं तुम्हारी राह ही देख रही थी। आखिरकार तुम्हें भी सबक मिल ही गया उस मलिका के साथ रहकर। आखिर क्या हासिल हुआ उसके साथ रहकर? सिर्फ अंधकार और अंधेरा, जिसमें वह रहना चाहती है और दूसरों को भी रखना चाहती है। मलिका साहिबा ने कभी मुझसे अच्छे काम नहीं करवाया, और जब मैं अच्छे काम करने लगा तो उन्होंने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। मुझे मेरा प्यार वापस चाहिए दादी। उस मलिका को खत्म करना होगा, वरना वो न जाने कितने मासूम लोगों की जान ले लेगी। ये सिर्फ तब संभव है जब तुम मलिका की जान लोगे, और ये जान तो तब जाएगी जब उस गुड़िया को उस संदूक से निकलकर जलाया जाएगा। क्या मलिका साहब की जान एक गुड़िया में है? लेकिन वो गुड़िया किस बक्से में है? वो बक्सा कहाँ है? जिस सिंहासन पर मलिका बैठी है उसी के नीचे वह संदूक रखी हुई है, और उस संदूक में वो गुड़िया है जिसमें मलिका साहिबा की जान बसी हुई है। अगर तुम्हें नंदिनी को बचाना है तो तुम्हें मलिका की जान लेनी होगी। मलिका के जीते जी नंदिनी को बचाना यानी पृथ्वी लोक पर तबाही और लोगों की जान को खतरा जरूर होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बसंती दादी। मैं इस अंधेर नगरी की मलिका को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा और जल्द ही नंदिनी के साथ विवाह करके धरती लोक पर बस जाऊंगा। मुझे नहीं जीना ऐसा जीवन। व्योम भी बसंती दादी से आशीर्वाद लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब 2 दिन बीत चुकी थी और अमावस्या की रात
आ चुकी थी। जिस दिन नंदिनी की बलि देकर मलिका और भी ज्यादा शक्तिशाली होने वाली थी, अग्नि आहुति और नंदिनी की बलि देने की प्रक्रिया के बीच व्योम साया घाटी पहुंचता है। लगता है दो प्यार करने वाले पंछी अलग नहीं रह पा रहे हैं। व्योम, तुम्हारा यहाँ क्या काम? क्यों आए हो यहाँ? कहीं तुम आखिरी बार अपने प्यार नंदिनी से मिलने तो नहीं आए? अगर ऐसा है तो तुम आखिरी बार नंदिनी को बलि चढ़ते हुए देख सकते हो। ये प्यार, हंसना, रोना, ये सब तो एक मोह माया का हिस्सा है और मैं इस मोह माया के बीच में फंस गया था। लेकिन अब मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। मैं चाहता हूं कि मैं अपने हाथों से नंदिनी की बलि दूं। आपको अपने हाथों को गंदा करने की जरूरत नहीं है। जंजीरों में लिपटी नंदिनी व्योम की बात सुनकर और दुखी मन से आंखों में आंसू लिए अपनी मौत का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद चांद पूरी तरह थक जाता है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। तभी मलिका व्योम से कहती है, व्योम, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ और तुम अब अपने प्यार की बलि देना चाहते हो तो इस काम को भी तुम ही पूरा कर सकते हो। इस संदूक में वह मेरी तलवार रखी है जो मुझे मेरी शक्तियां प्राप्त होने के बाद प्राप्त हुई थी। उसी तलवार से तुम्हें नंदिनी की बलि देनी है। जो हुकुम मलिका साहिबा। सभी प्रक्रिया हो चुकी है। व्योम अब मलिका के सिंहासन के नीचे रखी संदूक के अंदर से वो तलवार निकालता है। साथ ही उसे संदूक में वह गुड़िया मिलती है और वह गुड़िया को भी निकाल लेता है जिसमें मलिका साहिबा की जान कैद थी। उसके चलते ही मलिका साहिबा भी भस्म हो जाती। ये व्योम को अच्छे से पता था। क्या बात है व्योम, कहीं मन तो नहीं बदल गया तुम्हारा? इतना समय क्यों लगा रहे हो? नहीं नहीं मलिका साहिबा, बस हो गया। इतना कहकर व्योम तलवार के साथ साथ वह गुड़िया भी निकालता है जिसे देखकर मलिका हैरान रह जाती है। मलिका को व्योम का मकसद अब साफ नजर आ रहा था कि आखिरकार वे करना क्या चाहता है। क्या तुम मुझे मारने की सोच रहे हो? अब तक तुमने जो ढोंग रचाया है वह अच्छा था। अगर तुम ये करने वाले हो तो तुम अपने साथ एक बहुत बड़ी तबाही लाने वाले हो। मेरी शक्तियों का तुम्हें तनिक भी अंदाजा नहीं है। आगे बढ़ने की कोशिश की तो वाकई इस गुड़िया को इस आहुति में डालकर भस्म कर दूंगा और आपकी जान इस अग्नि में जलकर राख हो जाएगी और आपकी काली शक्तियां आपके साथ जल जाएंगी। इसलिए आप दूर रहिए। कोई फायदा नहीं, तुमने जो मेरे साथ किया है वो छल है। नंदिनी, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे अंदर एक अद्भुत शक्ति है। तुम एक नेक और अच्छे दिल की लड़की हो, इसलिए तुम्हारे अंदर की अच्छाई को खत्म करने के लिए मल्लिका तुम्हें यहाँ लेकर आई है। तुम्हें मारकर वो बुराई की शक्तियों को और भी ज्यादा जागृत करना चाहती है। वो पूरी दुनिया पर बुरी शक्तियां फैलाकर राज करना चाहती है। नंदिनी को व्योम की बातें सुनकर हैरानी होती है, लेकिन तभी मलिका व्योम की तरफ बढ़ती है और व्योम के हाथ में जो गुड़िया थी जिसमें मलिका की जान बसी हुई थी वह अग्नि की आहुति में जा गिरती है। अब उस गुड़िया के चलते ही मलिका भी धीरे धीरे जलकर भस्म हो जाती है। व्योम, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। मैं लौटकर जरूर आऊंगी और पूरी दुनिया तबाह कर दूंगी। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुम्हारे माता पिता के जाने के बाद मैं तुम्हें आसरा दी, तुम्हें इस काबिल बनाया कि तुम इस दुनिया पर मेरे साथ राज कर सको, लेकिन तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मलिका के साथ काली शक्तियाँ और बुराई सब जलकर राख हो चुकी थी। गुप्तचर, अंधेरी नगरी, सब कुछ मलिका के साथ ही भस्म हो गया था और चारों तरफ अंधेरे की जगह उजाला हो गया था। नंदिनी को व्योम उस जंजीर से आजाद करता है। मुझे तो एक पल को लगा कि तुम सचमुच मुझे मरते हुए देखना चाहती हो। तुमने ही तो मुझे जीना सिखाया है नंदिनी। मैं हंसना, रोना, खुश होना सब कुछ भूल चुका था, लेकिन तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है। इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। और मेरा इतना तो फर्ज बनता था, जिसने मुझे जीवन दिया उसकी जिंदगी को बचाना मेरा फर्ज था। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकती हो? ना जाने मैंने क्या क्या सोच लिया था, लेकिन तुम वाकई मुझसे प्यार करती हो। अब नंदिनी और व्योम दोनों ही अपने घर पहुंचकर धर्मपाल से अपने विवाह की बात करती हैं।
धर्मपाल भी व्योम को अपने परिवार का हिस्सा मान चुका था और वह खुशी खुशी अपनी बेटी नंदिनी की शादी व्योम से कर देता है और दोनों अपना खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगते हैं।